हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉन्च साइड में आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वन शॉट वीडियो। इससे पहले मैंने कंपनी एलएलपी ऑलरेडी करवा दिया है, तो वो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। एंड इस सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम पे, वो भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। सो आज हम लोग जो ये चैप्टर करने वाले हैं मॉड्यूल से करने वाले हैं, और ये बेसिक चैप्टर है क्योंकि ये हमें समझाता है कि लॉ क्या होता है। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, तुमने सारे एक्ट्स पढ़े बट तुम्हें यही नहीं पता है कि लॉ क्या होता है, तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं सारे एक्ट्स पढ़ने का। तो इसलिए ये चैप्टर हमें बताता है कि लॉ क्या है, लॉ क्या है, लॉ को इन्फोर्स कैसे करवाएंगे, एंड क्या क्या बॉडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी हमारे कोर्ट कैसे काम करते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर और छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। स्टार्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉ क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉ क्या है। तो देखो, लॉ एक जनरल गाइडलाइन है। लॉ एक जनरल गाइडलाइन है। गाइडलाइन बोले तो भाई ये हमें सिंपली बोलता है कि ये कर, ये मत कर, ये सही है, ये गलत है। लॉ हमें बोलता है कि हमें साइबर फ्रॉड नहीं करना चाहिए। लॉ हमें बोलता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। लॉ हमें ये सब बोलता है नहीं करने को। ये हमें एक तरह से गाइड करता है कि भाई देख, ये सही है, ये गलत है, ये मत कर, ये कर। तो ये लॉ का काम है। बट ना, लॉ में कोई पेनल्टी नहीं है। मतलब लॉ को तुम फॉलो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम पे पेनल्टी नहीं लगेगा। लॉ ने बोला कि भाई तू साइबर फ्रॉड मत कर, बट तुमने साइबर फ्रॉड किया, किसी के साथ साइबर फ्रॉड किया, तो तुम पे पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ सिर्फ गाइडलाइन है और गाइडलाइन में पेनल्टी नहीं लगता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि लॉ क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर लॉ में पेनल्टी नहीं है तो फिर पेनल्टी किस में है? तो वो एक्ट में। वो किस में है? एक्ट में। लॉ, अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है भाई, तुमको लगता है हम लोग इतने सीधे हैं कि हम लोग को बोला जाए कि ये मत कर और हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे? भाई यहाँ के लोग ऐसे हैं कि उनको अगर बोला जाए कि ये मत कर तो सबसे पहले वो वही करेंगे जाकर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इस गाइडलाइन को इन्फोर्स करना कंट्री पे। तो इसको इन्फोर्स किया कौन? एक्ट। लॉ ने बोला ये मत कर, लोग नहीं सुने, तो सरकार ने लॉ को इन्फोर्स करवा दिया एक्ट बनाकर, और उसके बाद बोला अब कर, और अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी। यानी लॉ में पेनल्टी नहीं है, लॉ गाइडलाइन है, तुम मानो या ना मानो कोई बात नहीं। लेकिन लॉ को जब एक्ट बना दिया गया तो एक्ट में पेनल्टी। अब अगर तुम बात नहीं मानोगे तो भैया तुम पे पेनल्टी लगेगा, तुम पे पनिशमेंट तुमको मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लॉ को इन्फोर्स करवाया एक्ट। लॉ को इन्फोर्स कौन करवाया? एक्ट करवाया। अब क्वेश्चन आता है कि लॉ बनता कैसे। तो देखो, इसको समझते अच्छे से। यहाँ इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब लॉ बनता कैसे? देखो, गवर्नमेंट ना सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। कौन सा प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में चल रहा है। जैसे 2000 में गवर्नमेंट ने यह आइडेंटिफाई किया कि बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को 2000 में आइडेंटिफाई किया। फिर गवर्नमेंट क्या करता है? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक कमिटी बनाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट करता है एंड कमिटी बनाता है, और उनको ये प्रॉब्लम बताता है कि देख भाई, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये कमेटी क्या करता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पेपर पे लिखता है। इस पेपर पे सारा सॉल्यूशन जो है लिखता है कमेटी कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे, इससे हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे जो साइबर फ्रॉड कम हो जाएगा। और उसके बाद ये बिल जाता है लोकसभा, फिर राज्यसभा, और दोनों जगह जाता है, और दोनों जगह 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना होता है। जैसे ही ये दोनों जगह, लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे।
प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड उसके बाद ये ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में जो है इंडिया का पब्लिश हो जाता है। ये क्या है, ये एक तरह से सपोज क्या करना है भाई, ये एक तरह से इंडिया का मैगजीन कह सकते हो गवर्नमेंट का, जिसमें अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट कोई लॉ इन्फोर्स करता है तो इसी के थ्रू पूरे देश को बताता है कि आज से आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लग रहा है। तो ये ऑफिशियल गजट बताता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ओजी भी बोलते हैं, सोच रहे ओजी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब ये जो पेपर पे बनाया गया ना, इसको हम लोग बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। एंड इसी बिल को हम लोग लॉ बोलते हैं। आप समझ में आया लॉ क्या है? लॉ कुछ नहीं है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक बिल है। लॉ इज अ बिल। और जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में आ गया, ये लॉ साइन होकर प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया, उस दिन से ये एक्ट बन जाता है। उस दिन से ये पूरे देश पे अप्लीकेबल हो जाता है, एक्ट बन जाता है। अब तुम्हें समझ में आ गया डिफरेंस क्या है लॉ और एक्ट में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मॉड्यूल पे। एंड जैसे तुम मॉड्यूल पे आओगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ तुम्हारा खत्म हो चुका है। देख लो, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड फिर उसके बाद इसको ऑफिशियल गजट में डालेंगे एंड तुम्हारा एक्ट बन जाएगा। सारा प्रोसेस ये यही लिखा है। अब एग्जामिनेशन में तुम्हारा अगर प्रोसेस आए, ये सोर्सेस ऑफ लॉ, सॉरी, एग्जामिनेशन में प्रोसेस आएगा, जो मैंने बोला उसको बस हिंदी में मैंने बोला उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। यार ये नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जैसे तुम 10th 11th 12 में बिजनेस स्टडीज़ वगैरह लिखते थे, बस उसी तरह तुमको लिखना है। इसमें कोई खतरनाक लॉ का लैंग्वेज का तुमको नीड नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, बस जो बोला उसको ही तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसमें इतना डरने वाला बात नहीं है, बहुत स्कोरिंग एंड ईजी चैप्टर है। अब आते हैं लॉ क्या है। देखो, लॉ कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करता है वेलफेयर और जस्टिस के लिए। तो बस लॉ यही है। फिर सोर्सेस ऑफ लॉ, अब हम समझ गए कि लॉ क्या होता है, लॉ बनता कैसे। अब क्वेश्चन आता है कि लॉ बनाने का पावर है किसके किसके पास। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने की पावर दो लोगों को दिया हुआ है, एक पार्लियामेंट को और दूसरा स्टेट असेंबली को। एक पार्लियामेंट को और दूसरा स्टेट असेंबली को, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा देश के लिए और एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए भी लॉ बना सकता है स्टेट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को पावर दिया हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। अब आगे यहाँ थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पे आते हैं। थोड़ा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से एक एक्ट पास हुआ था, ब्रिटेन ने किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोग का कंट्रोल हुआ करता था। ये पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में पास हुआ था। एंड इसके पास होते ही इंडिया यूनिटरी से फेडरल कंट्री बन चुका था। फेडरल कंट्री बोले तो ऐसा कंट्री जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर्स होती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स एंड लॉ बना रहा है, एक्ट बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है भाई। क्या स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, हर एक स्टेट अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ एक्ट बनाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सेंट्रल में कौन सा पार्टी रूल कर रहा है? बीजेपी। बट अगर स्टेट में बात करें तो यूपी में भी बीजेपी है, बंगाल में आए हो तो ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर बिहार में वो है बीजेपी कोलैबोरेशन में है। उसके बाद अगर साउथ में चल जाओ तो वहाँ कांग्रेस पार्टी तुमको मिल जाएगा। तो क्या हर स्टेट में बीजेपी है? नहीं। क्या हर स्टेट में कोई दूसरा पार्टी है? वो भी नहीं है। तो यहाँ पर एक फेडरल सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही बीजेपी का है, बट क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फेडरल। और ये पावर इंडिया को कब मिला था? 1935 में, जब एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किसने पास किया था? तो ब्रिटेन ने पास किया था। और उसके बाद 2 सालों बाद 1937 में एक फेडरल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। और ये फेडरल कोर्ट, यहाँ देखो, 1937 से लेकर 1949 तक, यानी इन 12 सालों में इस कोर्ट ने अराउंड रफली 151 केसेस से डील किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब ये फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर इंडिया का एपेक्स कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो कर दिया गया। कब? 1950 में ले जाकर। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तब फेडरल कोर्ट क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया। उन्होंने क्या किया? 3 लिस्ट बनाया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ज्वाइंट लिस्ट। और इस लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डाल दिया और बोला सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट्स वगैरह बनाएगा, स्टेट लिस्ट में सिर्फ एक स्टेट ही बना सकता है, एंड ज्वाइंट लिस्ट में कोई भी बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। अब एक सेंट्रल लिस्ट का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है? एग्रीकल्चर पे कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। और ज्वाइंट लिस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, इन पे दोनों बना सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स में बांट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को पावर दे दिया और डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट एंड कैटेगरीज अलग अलग कर दिया। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारा व्हाट इज लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ खत्म हो गया। अब ये थोड़ा आते हैं पीछे इंट्रोडक्शन पे। ये इंट्रोडक्शन भाई कुछ नहीं है, इससे एग्जाम में आने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला है। जो एंशियंट लॉ है, जो कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट लॉ रिटन फॉर्म में माना जाता है, वो है कोड ऑफ हम्मुरबी, जो कि किंग ऑफ हम्मुरबी के द्वारा बेबीलोन में 1792 बीसी से 1758 बीसी के बीच में बनाया गया था। और ये उन्होंने एक स्टोन पे, बल्कि स्टोन पे कार्व करके बनाया था। फिर 450 बीसी में 12 ब्रोंज टैबलेट रोम में एक मोस्ट डिटेल लॉ आया था, जिसको हम लोग 12 टेबल्स भी बोलते हैं, 12 टेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना सा बात ध्यान रखने वाला था और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ। हम लोग समझ गए लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन बना सकता है, क्या उसका हिस्ट्री था। अब क्वेश्चन आता है क्या लॉ के कुछ टाइप्स होते हैं? तो बिल्कुल, लॉ के 4 टाइप है। पहला क्रिमिनल लॉ, इसको समझते हैं। क्रिमिनल लॉ डील करता है क्रिमिनल रॉन्ग से। क्रिमिनल लॉ डील करता है क्रिमिनल रॉन्ग से। क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग मतलब क्या होता है? गलत। कुछ गलत होना इज इक्वल्स टू रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग क्या बोलता है? अगर कुछ गलत होता है किसी के साथ, किसी के साथ कुछ गलत होता है एंड गलती भले ही गलत किसी एक के साथ हुआ, बट उसका इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज पे पड़ेगा। मैंने क्या बोला? क्राइम हुआ किसी के साथ, किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुआ क्राइम, बट उसका जो इम्पैक्ट है ना पूरे सोसाइटी पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर। मान लो किसी एक का मर्डर हुआ, लेकिन जब मर्डर होता है तो क्या आसपास के लोगों के, आसपास में जितना एरिया है, क्या वो पूरा एरिया में दहशत फैल जाता है? एक अलग सा डर का माहौल रहता है कुछ दिनों तक। पूरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है कि नहीं? मर्डर हुआ किसी एक जगह, बट उसका इम्पैक्ट पड़ा हर जगह, पूरे सोसाइटी पे, हर इंसान पे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। जब कोई गलत काम होता है, कोई गलत काम होता है एंड वो गलत काम पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब एग्जाम्पल है क्रिमिनल ऑफेंसेस के। अभी एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हाल ही में एक केस हुआ था कोलकाता में, बहुत बड़ा वाला। क्या वो केस कलकत्ता में हुआ था? केस कोलकाता में हुआ था, बट क्या उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे पड़ा था? हाँ, वो पूरे इंडिया पे पड़ा था। क्या हर वो लोग डर रहे थे? क्या हर वो लोग सड़कों पे उतरे थे जस्टिस के लिए? कोलकाता में केस हुआ, लेकिन पूरा देश जस्टिस मांग रहा था। तो ये हुआ क्रिमिनल रॉन्ग। पूरे सोसाइटी, पूरे पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में कुछ गलत हुआ। ये सब जो है बड़े क्राइम हुए। तो इनसे डील कौन करता है? क्रिमिनल लॉ डील करता है। और क्रिमिनल लॉ का मेन फोकस पता है क्या आता है? पनिशमेंट पे। भाई इतने बड़े बड़े अगर तुम क्राइम कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है कि पनिशमेंट पे ही ध्यान दिया जाएगा। क्रिमिनल लॉ बोलता है भाई जो भी गलती करेगा हम उसको पनिशमेंट देंगे। अब इसमें कुछ एक्ट्स हैं, कौन कौन? इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी। अब इनके नाम बदल चुके हैं, अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब ये हो गया भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता, तो वो अभी तुमको नहीं पढ़ना है। बट अभी ध्यान रख लो कि ये इंडियन पैनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ये दोनों एक्ट हैं जो कि क्रिमिनल रॉन्ग से डील करते हैं।
अब सिविल लॉ क्या होता है ये देखो, सिविल लॉ बहुत इजी है। सिविल लॉ डील करता है सिविल रॉन्ग। सिविल लॉ क्या होता है, सिविल रॉन्ग से डील करता है। सिविल रॉन्ग क्या हुआ, कोई गलत काम किसी के साथ हुआ है, किसी एक इंडिविजुअल के साथ हुआ है, बट उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ा, कोई सोसाइटी पे नहीं। मान लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सामने वाले पार्टी को सफर होना पड़ा? हाँ होना पड़ा। बट क्या उससे सोसाइटी में कोई दहशत, कोई इम्पैक्ट पड़ा पब्लिक एट लार्ज? नहीं भाई, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिविल लॉ। इसका एग्जांपल देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो ये सब क्या हो गए, सिविल लॉ हो गए। और इसमें जो मेन फोकस रहता है ना, वो रिजोल्यूशन पे रहता है रेदर देन पनिशमेंट। भाई ये सब छोटे छोटे केस है जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुए, तो इनका मेन फोकस, इस लॉ का मेन फोकस होता है कि भाई छोटे मोटे फाइन एंड पेनल्टीज वगैरह देकर छोड़ दिया जाए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। बड़े पनिशमेंट जैसे कि जेल, फांसी, लाइफ इम्प्रूवमेंट, ये सब नहीं देना। और इससे कौन सा एक्ट डील करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। अब तीसरा आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को एक और नाम से जाने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, जिसको बोलते हैं टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड ऑन ऑल फोर लेग्स। ये तीन नाम ध्यान रखना, स्टेयर डिसीजेस, टू स्टैंड बाय व्हाट विच इज डिसाइडेड एंड ऑन ऑल फोर लेग्स। ये क्या बोलता है, देखो ये क्या बोलता है, यहां ध्यान देना। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन वो पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 141 ने बोल दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसको तुम कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी कोर्ट में कोई केस आया, कोई हाई कोर्ट में कोई केस आया, एंड केस में जो भी मैटर्स थे वो सेम थे, यानी जो सब कुछ था, किसी ने किसी को गुस्से में आके मर्डर कर दिया, एंड ये सब जो सेम चीज़ है ना, वो पहले किसी और केस में ऑलरेडी हो चुका है और उसका जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है, सब कुछ सेम है, सारा केस सेम है। तो कॉमन लॉ क्या बोलता है, कोर्ट जो है ना, इसका रेफरेंस देकर इस केस में भी सेम जजमेंट पास करेगा, इस केस में भी सेम जजमेंट पास कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉ। फिर आता है एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको हम बोलते हैं जस्ट नेचुरल। ये क्या होता है, ये क्या बोलता है, देखो इट आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच इज गो बियॉन्ड द लॉ। ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी ये चीज़ तुमको फॉलो करना ही करना है, कंपलसरी है, ये लॉ के बियॉन्ड जाके भी तुमको फॉलो करना है। कौन कौन से हैं, देखो तीन है। एक है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी इंसान अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। अब भाई तुमने अगर किसी का मर्डर कर दिया एंड तुम ही उस केस के जज हो, तो ऑब्वियस सा बात है तुम अपने आप को क्या प्रूफ करोगे कि मैं दोषी नहीं हूँ। ऑब्वियस सा बात है भाई, सब बायस्ड होते हैं। तो बस यही बोला जाता है कि देख ले कि अगर तुम भले ही कोर्ट में जज हो, बट अगर कोई ऐसा केस आया और वो केस से तुम रिलेट कर रहे हो, तो तुम उसमें तुम जज नहीं बन सकते हो। ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। फिर एक आता है ऑडी अल्ट्रम पैट्रम। ये क्या बोलता है, भाई दोनों पार्टी का हियरिंग सुनना चाहिए, ये राइट है। ये नहीं कि किसी एक पार्टी ने कुछ बोला और हम डिसीजन दे दे, नहीं, दोनों पार्टी आएंगे, दोनों पार्टी अपनी बात रखेंगे एंड देन उसके बाद कोर्ट जो है डिसीजन देगा। ये राइट है दूसरे पार्टी का भी कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। एंड उसके अलावा एक और है रीजन डिसीजन। तो ये तीन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आता है इन्फोर्सिंग द लॉ। हम लोग समझ गए लॉ बनता कैसे, लॉ के बारे में सब कुछ समझ गए। अब लॉ को इन्फोर्स कैसे करवाया जाता है, यानी लॉ को पूरे देश पे अप्लीकेबल कैसे करवाया जाता है। तो देखो लॉ को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जिसको मिनिस्टर हेड करते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हेड करते हैं, वो इन्फोर्स करवाते हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना दिया गया है, जिनको हेड कौन करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं। एंड उनमें काम कौन करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी बोले तो यूपीएससी क्लियर
लोग उसमें काम करते हैं एंड वो इन्फोर्स करवाते हैं लॉ को पूरे देश पर। मेजर जो मिनिस्ट्री होता है उनको कैबिनेट मिनिस्टर सपोर्ट करता है, हेड करता है, एंड वो कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन में बैठते हैं और उसमें एक जूनियर मिनिस्टर की भी टीम होती है जो कि स्टेट की होती है, एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उस एक्ट को अप्लीकेबल करते हैं पूरे इंडिया पर। कौन कौन सा मिनिस्ट्री है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त मंत्रालय। ये मिनिस्ट्री तो बहुत अच्छे से तुम लोग जानते हो क्या होगा, निर्मला सीतारमन इनको हेड करती है। तो ये जो मिनिस्ट्री है ना, मेनली रूल्स एंड लॉ बनाता है इकोनॉमी ऑफ इंडिया के, बजट वगैरह सब इसी जो मिनिस्ट्री से इसी में बनता है। तो ये जो है इकोनॉमी इंडिया का कैसे चलेगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है इकोनॉमी के लिए, कोई एक्ट पास करना है, तो वो ये सब कौन ये काम देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। ठीक है, टैक्सेशन के रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, ऑल 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 दिस थिंग्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें तो कुछ लिखा नहीं है इम्पोर्टेंट। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको हेड करता है, एंड अभी हम इसको हेड कौन कर रहा है, अभी इसको हेड कर रहा है निर्मला सीतारमन। अब यहाँ एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना, किसने सबसे ज़्यादा यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, सबसे नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखो मोरारजी देसाई जी ने 10 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, जो कि हाईएस्ट है। उसके अलावा फिर पी चिदम्बरम में 9 बार, प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार, और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने भी 6 बार, और यशवंत सिन्हा ने 8 बार। ये एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, बट फिर भी एक बार ध्यान रखने, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो बस ध्यान रख लेना। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये फीचर्स नहीं बोले तो ये क्या क्या काम करते हैं। ये अपेक्स है, अथॉरिटी कंट्रोल, उसके बाद ये इन चारों को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। तो जब एग्जामिनेशन में अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है, तो तुम्हें कुछ नहीं, बस ये पॉइंट को ही लाइन वाइज अपने वर्ड में बस लिख देना है भाई। और यहाँ भी ये जो लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, ये डील करता है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो बस तुम्हें यही लिखना है, और नॉर्मल हिस्ट्री सिविक्स वाला लैंग्वेज में भी लिखोगे तो चलेगा। और उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनको बस तुम्हें याद करना है, बस याद करना है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA, जिसके अंडर ICAI भी आता है, और ये क्या है, ये मिनिस्ट्री है जो कि कंपनीज एक्ट, LLP, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इनसे डील करता है। और इनका हेड हाईएस्ट पोस्ट कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसके अलावा इनमें सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स काम करते हैं। बस तुम्हें यही तो लिखना है, MCA में क्वेश्चन आएगा तो यही लिखना है। बार बार IRF से यहीं से क्वेश्चन घूमेगा, इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा भाई, 5-6 पेज का तो चैप्टर है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको गृह मंत्रालय भी कहते हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए डील करता है, डोमेस्टिक पॉलिसी से डील करता है। अभी इसको हेड कौन कर रहे हैं, अमित शाह जी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख लो। फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट होता है, देख लो 3 डिपार्टमेंट है। लॉ एंड जस्टिस का अलग से है, एंड ये उनके पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स को ही बस तुम्हें हिंदी में नहीं, मतलब इंग्लिश में ईजी वे में, हल्के वे में बस एक अच्छे से लिखना है बस। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड जस्टिस 3 डिपार्टमेंट है, बस तुम्हें लेकिन याद करना होगा। उसके बाद आता है सेबी। सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और ये सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया को रेगुलेट करता है। एंड ये कब आया था वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो इतने पॉइंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लिखे हैं, तुम पे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन RBI, तो बस इन्हीं पॉइंट को तो तुमको लिखना है, एक लाइन में अच्छे से तुम लिख सकते हो पॉइंट को ईजी वे में, कि ये एक इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और ये कंट्रोल करता है इंडियन रुपी को। ठीक है, उसके अलावा इसके अंडर भारतीय रिजर्व बैंक, नोट मुद्रान जैसे डिविजन्स आते हैं, और फिर ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश किया है। तो बस यही पॉइंट तुमको लिखना है, हो गया। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था ये लिखना है तुमको, ये क्या क्या कवर करता है ये लिखना है, ये क्या अटेम्प्ट कर रहा है सिंप्लीफाई करने का। इंसॉल्वेंसी यानी एक कंपनी बंद होना है, तो बंद होने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हैक्टिक हुआ करता था, तो उसको एकदम ईजी वे में करने के लिए ये एक्ट लाया गया।
उसके बाद इसमें 2 ट्राइब्यूनल हैंडल करते हैं, एनसीएलटी और डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो ये सब बस बातें तुमको एग्जाम में लिखना है। एंड अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वीवीआई लिख लो तुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सिटीजन, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। दो सरकारों के बीच में या मेरा सरकार से कोई झगड़ा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। ऑब्वियस सा बात है, जजमेंट लेने कहाँ जाना होगा? हमें कोर्ट लेने, कोर्ट जाना होगा। ठीक है। फंक्शन क्या क्या है जुडिशरी सिस्टम का? इंटरप्रिटेट करता है एक्ट को, जो एक्ट बना है उसको पढ़ेगा एंड उस पर फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देगा एंड उसके साथ प्रमोशन करेगा, फेयरनेस, इक्वालिटी देगा। जो सही होगा उसको लॉ बचाएगा एंड जो गलत होगा उसको पनिशमेंट देगा। यही कोर्ट का काम है बस। अब हमें समझना है हायरार्की ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट कितने हैं हमारे देश में और क्या क्या सीक्वेंस है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। हमारे देश में सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियस बात है, सब जानते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है एंड कुछ फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। आर्टिकल 141 मैंने पहले भी बताया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद तुम उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, अब हम लोग समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इससे पहले वो फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। मैंने अभी हिस्ट्री में पढ़ाया, मतलब हिस्ट्री नहीं भाई, इसी के हिस्ट्री में, लॉ के हिस्ट्री में पढ़ाया। और आर्टिकल 126 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाईएस्ट अथॉरिटी दिया गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट में 7 मेंबर्स के जज होते हैं और अभी ये 7 मेंबर से 34 हो चुके हैं क्योंकि केसेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। एंड एक इंडिविजुअल, क्या तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो केस करने? तो हाँ, तुम जा सकते हो एक रिट पिटीशन लेके। अंडर आर्टिकल 32 तुमको पावर दिया गया है कि तुम भी अगर पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट में कुछ हुआ है तो डायरेक्टली तुम चल जाओ सुप्रीम कोर्ट और जाकर केस कर दो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ना, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटोरी में रहता है, जो कि उनके जुरिडिक्शन में जो भी केस हो रहा है वो उनसे डील करते हैं। अब हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है, बट जो स्टेट के अंडर वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है। यानी सपोज कर लो, अगर वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो पूरे वेस्ट बंगाल के हर कोर्ट पे अप्लीकेबल है। उसका डिसीजन वेस्ट बंगाल में कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, उसका डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। आर्टिकल 227 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हाई कोर्ट के पावर को थोड़ा लिमिट कर दिया है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है कि हाई कोर्ट का पावर थोड़ा कम है। 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28, लेकिन हाई कोर्ट्स कितने हैं अभी? 25। एंड ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, एंड इस 25 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी मिलाकर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया में 25 ही कोर्ट्स हैं। क्यों 25 हैं? बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के कोर्ट कहाँ गए? तो देखो, 6 एक ऐसा कोर्ट है, एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें 6 स्टेट शेयर करते हैं। यानी एक हाई कोर्ट और उसका वो कितने का हाई कोर्ट? 6 का। एक हाई कोर्ट 6 स्टेट को देख रहा है, सोच लो भाई। और ये कौन सा हाई कोर्ट है ये तुम गूगल करके मेरे को नीचे कमेंट में बताना। इस वीडियो के बाद पता करो भाई, तुम लोग भी खोजो थोड़ा। क्या एक इंडिविजुअल जैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केस कर सकते हैं? क्या हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं? तो हाँ, अगर हमारा फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होगा तो आर्टिकल 226 पावर देता है कि हम लोग डायरेक्टली जाकर हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारे कंट्री में कलकत्ता का है, जो कि 1862 में ही बन चुका था। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये मेनली ना सिविल लॉ के मैटर से रिलेट करता है। सिविल लॉ के रिलेटेड जो है ना ये केस में डील करता है, क्लेम्स वगैरह, डैमेजेस वगैरह, और वो भी जिनका अमाउंट 2 करोड़ या उससे कम है। ठीक है। और इनका जो जुरिडिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट पे रहता है, और इनका जो डिसीजन है इनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में जाकर। फिर आता है एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये क्या होता है? बहुत ईजी है। कुछ शहर मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, यानी बड़े शहर, नामी गिरामी शहर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। तो ये सब जो शहर है बहुत बड़े शहर है, बहुत बिजी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो ऑब्वियस बात है, बड़े शहर तो ज़्यादा क्राइम वहाँ होगा ही होगा। तो इसलिए
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाई कोर्ट ना एक कोड बना देता है, मेट्रोपॉलिटन कोड, ताकि भाई केस का जो नंबर ऑफ केस बहुत ज़्यादा है तो वर्कलोड कम हो सके। और ये वैसे शहर में बनाया जाता है जिनका 10 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। किसी एक शहर का अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना दिया जाएगा। बस यहीं पर तुम्हारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है, एक बार मॉड्यूल फिर से पढ़ लेना और जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ अच्छे से इन डिटेल में। जो थोड़ा बहुत बच गया है तो वीडियो पीछे करके तुम देख सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।